नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लर्क एग्ज़ाम की। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम 2017 को हुआ था और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर द्वारा। और दोस्तों, इसका पोस्ट कोड है 484। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 200 प्रश्न पूछे गए थे और मार्क्स भी 200 थे और इसका टाइम था 2 घंटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक कार के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इन्हें ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर होगा एक कार में होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें बी होगा सही, चालक। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है अध्ययन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खतरे में हमेशा शामिल होता है। तो दोस्तों, इसमें बताना है कि खतरे में हमेशा क्या शामिल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डर। अगला प्रश्न है, विद्यालय के लिए अति आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक होगा हृदय। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 64। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर हमें देखना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अन्य ऑप्शन से भिन्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूंगफली। बाकी गेहूँ, चना और सरसों सभी से एक दूसरे से मिलते हुए हैं, मूंगफली को छोड़ बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार मोची संबंधित है। तो दोस्तों, मोची संबंधित होगा चमड़े से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न होगा, एक कोड में टुगेदर को RQEG RGCT में दर्शाया जाता है, तो PAROLE पैरोल को उसी कोड में दर्शाया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NCPQJG। अगला प्रश्न है, 3 से 41 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य और उनके अंकों का जोड़ 9 होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 43 छात्रों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां व उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30वां। अगला प्रश्न है, विकास ने उत्तर में चलना शुरू किया और 15 मीटर चला। बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। वह अब अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 32 मीटर। तो दोस्तों, आप इन्हें अपने आप धीरे से बैठकर सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इनके उत्तर ही बताने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ILO। तो दोस्तों, ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1969 में। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ढाका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी लिंग समानता को बढ़ावा, जन्म दर में कमी करना, अति निर्धनता
दूर करना ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो यहाँ पर बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है और किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। अगला प्रश्न है टू लाइज पुस्तक किसकी लिखी हुई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विक्रम सेठ की। अगला प्रश्न है पतंजलि थे, तो दोस्तों पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक थे। अगला प्रश्न है सूरसागर है, तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि सूरसागर क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूरदास की एक काव्यात्मक कृति। सूरसागर सूरदास जी की एक काव्यात्मक कृति है। तो दोस्तों सूरदास का संबंध हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति आंदोलन से था और दोस्तों ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक थे और इनका बचपन से ही जन्म से ही ये अंधे थे। अगला प्रश्न है IRDP स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है अक्टूबर 24 मनाया जाता है। तो दोस्तों अक्टूबर 24 इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इस दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों राइडर कप है गोल्फ से संबंधित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किसके संबंधित है। तो दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है तैराकी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फोकस कहा जाता है। डेजर्ट फोकस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इरविन रोमेल को। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में NRHM की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 2005 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेलाया समिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अगस्त्यमाला। अगला है पारजीनी पादप है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है पारजीनी पादप क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये है एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। अगला प्रश्न है 35 पित्त का कार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है पित्त का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका कार्य होता है ये वसा का पायसीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 36 कौन से विटामिन में
कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन 12 B12 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडिस इजिप्टी होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिकनगुनिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एथलीट्स फूट किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है फफूंद के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, निर्भय है एक। तो दोस्तों निर्भय है एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सीवर्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डों से। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? तो दोस्तों ये किया था स्पेस एक्स ने प्रक्षेपित। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, परमपदम है। तो दोस्तों परमपद है एक देशी सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक असेंबलर का कार्य होता है। तो दोस्तों एक असेंबलर का कार्य होता है असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CD रोम। बाकी EEPROM, रैम, रोम ये सभी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। CD रोम सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, URL क्या है? तो दोस्तों URL है यह एक विशेष कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो इंटरनेट स्रोत का रेफरेंस बताती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को ये भी कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है स्पैम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्माण क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएट 484 को डिस्कस किया और इसका हमने पहले एक ही भाग डिस्कस किया है। हम जल्द ही इसका दूसरा भाग भी लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।